हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल एजी साइंस पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे वैद्युत परपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट का और इसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरण और उनके प्रतीकों का। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। पहले हम पढ़ते हैं परिपथ यानी सर्किट। देखिए, विद्युत धारा का सतत एवं बंद मार्ग परिपथ कहलाता है। अर्थात ऐसा कोई भी मार्ग जो निरंतर यानी सतत हो और बंद हो। तो यहाँ मार्ग का मतलब विद्युत धारा के लिए है, न कि हमारे लिए। कोई भी ऐसा मार्ग जहां विद्युत धारा निरंतर प्रवाहित हो सके, साथ ही साथ वह मार्ग एक बंद मार्ग हो, उस मार्ग को हम कहते हैं परिपथ। उस मार्ग में कहीं पर भी ऐसा कोई अवरोध या कोई कुचालक पदार्थ नहीं होना चाहिए जिससे कि विद्युत धारा के प्रवाह में कोई बाधा या कोई अवरोध पैदा हो। तो ये मार्ग ऐसा होना चाहिए जिसमें लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती रहे, अर्थात मार्ग सतत होना चाहिए। और बंद होने का मतलब है कि धारा घूम करके इस तरह प्रवाहित हो कि कोई भी एक आवेश जिस बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, पूरा मार्ग चलने के पश्चात वो उसी स्थान पर आ जाए, तब ये मार्ग बंद मार्ग कहा जाएगा या क्लोज कहा जाएगा। तो कोई भी ऐसा मार्ग होना चाहिए जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित निरंतर होती रहे और ये मार्ग बंद हो, तब इस विद्युत धारा के मार्ग को हम परिपथ कहते हैं। संक्षिप्त में हम कहते हैं कि विद्युत धारा का सतत एवं बंद मार्ग परिपथ कहलाता है। अपने घर के स्विच को जब हम ऑफ कर देते हैं तो जो स्विच से उपकरण चल रहा होता है, वह उपकरण चाहे पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे टीवी या कोई अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण, वो उपकरण तुरंत बंद हो जाता है। स्विच ऑफ करने से उस धारा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात इस मार्ग पर जो धारा प्रवाहित हो रही थी उसकी निरंतरता या कंटिन्यूटी या सततता समाप्त हो जाती है। मार्ग तो है लेकिन इस पर विद्युत धारा निरंतर प्रवाहित नहीं हो रही। स्विच ऑफ करते ही धारा अवरुद्ध हो जाती है, ये मार्ग कट जाता है, बीच में गैपिंग हो जाती है, अर्थात धारा बहने के लिए लगातार चालक पदार्थ उपलब्ध नहीं होता, वो स्विच गैप कर देता है, इसलिए धारा अवरुद्ध हो जाती है। तो मार्ग ऐसा होना चाहिए जो सतत होने के साथ साथ बंद भी हो, तो उसी मार्ग को हम परिपथ कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं वैद्युत परपथ में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों और उनके प्रतीकों की। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि हम जो यहाँ कक्षा 10 में अध्ययन कर रहे हैं विद्युत धारा का, ये डीसी यानी दिष्ट धारा है और इसी दिष्ट धारा के आधार पर हम विभिन्न उपकरणों का अध्ययन करेंगे। धाराएं दो प्रकार की होती हैं, दिष्ट धारा यानी डीसी और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी। अगली कक्षाओं में विस्तार से हम इन धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम केवल दिष्ट धारा का अध्ययन कर रहे हैं और आमतौर पर विद्युत धारा जो सेल या बैटरी या किसी सोलर सिस्टम से उत्पन्न होती है, सोलर सेल से उत्पन्न होती है, वह दिष्ट धारा होती है। और हम इस एसी को भी डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बारे में हम कुछ कक्षाओं में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो हमारी डीसी यानी दिष्ट धारा है और इसी धारा के आधार पर हम इन उपकरणों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन उपकरणों का चित्र के साथ साथ अध्ययन करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये कुछ उपकरण हैं जिन्हें हम सामान्यतः वैद्युत परपथों में इस्तेमाल करते हैं। इन उपकरणों के अलावा अन्य कई इसी प्रकार के उपकरण भी होते हैं जो वैद्युत परपथों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अधिकांश छात्र नहीं जानते कि किस उपकरण का नाम क्या होता है या उसे परपथ में किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी उसका उपयोग क्या है। इसी प्रकार किसी भी उपकरण का प्रतीक क्या है, छात्र ये भी नहीं जानते। तो आप वीडियो स्किप मत कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। मैं एक एक करके सभी उपकरणों को बताऊंगा आपको विस्तार पूर्वक कि किस उपकरण का क्या काम होता है और उसे हम परिपथ में किस प्रतीक से दर्शाते हैं। देखिए,
आपके सामने एक परपथ बना हुआ है। इसमें कुल 4 उपकरण हैं। एक ये बैटरी है, 3 सेलों से बनी है। दूसरा ये रजिस्टर है यानी प्रतिरोध। तीसरा ये बल्ब है और चौथा आइटम है आपका स्विच। तो इस प्रकार कुल 4 उपकरणों को जोड़ने के पश्चात एक परपथ तैयार किया गया है। और देखिए इसमें सभी उपकरणों को वास्तविक चित्र से दर्शाया गया है, यानी उपकरण जिस प्रकार का वास्तविक रूप से होता है उसी प्रकार उसको बना करके दिखाया गया है। अब एक और चित्र देखिए आप। इस चित्र में 2 परिपथ हैं। ये पहले वाला परिपथ है और दूसरा भी परिपथ वही है। अंतर सिर्फ ये है कि पहले परिपथ में सभी उपकरणों को वास्तविक चित्र के साथ दर्शाया गया है, जबकि दूसरे चित्र में या दूसरे परिपथ में वे सभी उपकरण लगे हैं जो पहले में लगे हैं, लेकिन वास्तविक चित्र किसी भी उपकरण का नहीं है। यानी पहले परिपथ में जितने भी उपकरण जोड़े गए हैं, दूसरे परिपथ में वो उपकरण तो हैं लेकिन उनका वास्तविक चित्र नहीं है, बल्कि चित्र के स्थान पर उन सभी के प्रतीक बनाए गए हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, यदि हम अलग अलग उपकरणों का वास्तविक चित्र बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, जबकि प्रतीक बनाना काफ़ी आसान है। इसलिए हम वैद्युत परिपथों में सभी उपकरणों के केवल प्रतीक बनाते हैं। तो इसी प्रकार आगे भी सभी उपकरणों के प्रतीक हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक एक करके। सबसे पहले है सेल। ये आप सब जानते हैं, देखा है आपने। ये एक वैद्युत सेल है और अगर हम कहीं परिपथ में बनाएंगे तो इसका केवल प्रतीक लेंगे। और ये आप देख रहे हैं दाएं तरफ, ये सेल का प्रतीक है। इसमें एक लाइन बड़ी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा। दूसरी उसके पास में बनी होती है छोटी रेखा। जो लाइन छोटी होती है वो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण सिरा, और जो लाइन बड़ी होती है वो होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल यानी धन सिरा। ये जो सिरा होता है ऊपर उभरा हुआ, ये हमारा पॉजिटिव होता है और नीचे होता है नेगेटिव। तो जब हम प्रतीक बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनाएंगे। ये आपका नेगेटिव होगा और ये आपका पॉजिटिव। ये एक सेल है। आगे देखिए, आगे है बैटरी। देखिए बैटरी वास्तव में एक कॉम्बिनेशन होता है 2 या 2 से अधिक सेलों का। यहाँ आप देख रहे हैं हमने 3 सेल इस्तेमाल किए हैं। तो जब भी ये सेल 2 या 2 से अधिक होते हैं तब इसी कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। हमारे घरों में जो बैटरी होती है घर में सप्लाई देने के लिए, उसमें भी वास्तव में अलग अलग कई सेल होते हैं। जिन बॉक्स में हम पानी भरते हैं वो जो बॉक्स होते हैं वो अपने आप में एक सेल होता है। उन्हीं सेलों से मिलकर बैटरी बनी होती है। हाँ, वो सेल सभी आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि एक पूरे प्लास्टिक के फ्रेम में होते हैं। उनको हम अलग अलग देख नहीं सकते, इसलिए सामान्यतः हम पूरी बैटरी ही देखते हैं अपने घरों में। लेकिन वो भी एक सेलों का ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसे हम बैटरी कहते हैं। यहाँ पर सेलों को आप अलग अलग देख पा रहे हैं, इसलिए ये भी एक बैटरी है। तो जब भी 2 या 2 से अधिक सेल इस्तेमाल होते हैं एक साथ, तब उसे हम बैटरी कहते हैं। और बैटरी का प्रतीक बहुत आसान है। इसमें हम केवल 2 सेलों को दर्शाते हैं प्रतीक के रूप में। सबसे पहला सेल और सबसे अंतिम सेल। बीच के स्थान में हम खींचते हैं एक डॉटेड लाइन, यानी इसी प्रकार बीच में अन्य सेल भी हो सकते हैं या हैं। तो बैटरी के लिए हम केवल 2 सेल दर्शाते हैं, सबसे पहला और सबसे अंतिम। बीच के स्थान में एक लाइन खींची होती है डॉटेड। ये बैटरी का एक प्रतीक है। इसके आगे चलते हैं। आगे है दाब कुंजी, इसे हम कहते हैं टेपिंग की। देखिए इसको पहले आगे देख लीजिए आप, इसका प्रतीक क्या है। देखिए वास्तव में ये इस प्रकार की होती है। इसको हम कहते हैं टेपिंग की या दाब कुंजी। ये बहुत कम समय के लिए धारा बहाने में काम आती है हमारे। जैसे ही हम इसको दबाते हैं, यहाँ टच कर जाता है इसका ये सिरा और यहाँ धारा बहती है बहुत अल्प समय के लिए। इसको एक बार फिर देखिए कि ये कैसे काम करती है, बनी कैसे होती है। देखिए वास्तव में एक सिरा यहाँ होता है तार का हमारा, ये पत्ती होती है एक कंडक्टिंग, एक चालक की। इस पत्ती के सहारे करंट यहाँ पहुँच जाता है यहाँ, और इसको द्वारा देखिए जूम करने के बाद इसका ये पिक्चर है। यहाँ जब करंट पहुँच जाता है तो हम इसको दबाते हैं। दबाने के बाद इसका ये सिरा ये नीचे वाली नोब से टच कर जाता है। टच करने के पश्चात क्या होता है, ये करंट इस सिरे से होता हुआ यहाँ आ जाता है। नीचे पत्ती लगी है, ये पत्ती आप देख पा रहे हैं। इस पत्ती से यहाँ एक वायर जुड़ा हुआ है, यहाँ करंट आ जाता है। तो जब तक हम दबाए रखेंगे और जब तक ये टच रहेगा तब तक ही करंट फ्लो होगा। जैसे ही हम इसे छोड़ देंगे, ये पत्ती होती है फ्लेक्सिबल, ये अपने आप ऊपर उठ जाती है, छोड़ते ही
पत्ती ऊपर उठ जाती है एक चिमटी की तरह। तो यहाँ दबाए रखने से ही करंट जाता है। जब तक दबाए रखेंगे तब तक करंट जाएगा, जैसे ही छोड़ देंगे करंट नहीं जाएगा। तो जब हमको बहुत कम टाइम के लिए 1 2 4 सेकंड के लिए धारा बहानी होती है, तब ये जो कुंजी है काफ़ी लाभदायक होती है। तो इस कुंजी को हम कहते हैं टेपिंग की या दाब कुंजी, और ये इस कुंजी का प्रतीक है। ये कुंजी का वास्तविक चित्र है और ये इसका प्रतीक है। इसके आगे है प्लग कुंजी। देखिए इसमें एक प्लग होता है बीच में, और ये दोनों तरफ एक मेटल के पत्ती जैसी होती है कुछ संरचना, दोनों के बीच में बहुत मामूली सा गैप होता है, बहुत बहुत कम गैप। इसमें जैसे ही प्लग लगाते हैं तो प्लग दोनों तरफ टच करता है, इसलिए इस सिरे से करंट यहाँ पहुँच जाता है। और जैसे ही हम प्लग को निकाल देते हैं तो बीच में गैप होने की वजह से करंट एक सिरे से दूसरे तक नहीं पहुँच पाता। तो ये प्लग होता है, और जब प्लग लगाते हैं तब कुंजी ऑन होती है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कुंजी ऑन यानी बंद है, और ये कुंजी ऑफ यानी खुली हुई है। ये प्लग कुंजी है, इससे धारा लंबे समय के लिए बहती है। एक बार प्लग लगा दीजिए, धारा बहती रहेगी। धारा लगातार बहानी हो तब हम इसी कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रतीक क्या होता है। देखिए ये आपकी वास्तविक कुंजी है, यानी प्लग कुंजी का वास्तविक चित्र है, और ये इसका है प्रतीक। प्रतीकों में देखिए थोड़ा अंतर है। यदि कुंजी ऑन होती है यानी बंद होती है तब हम बीच में लगाते हैं डॉट यहाँ पर ब्रैकेट्स के बीच में, और जब कुंजी हमारी ऑफ यानी खुली होती है तब यहाँ बीच में डॉट नहीं होता। यानी डॉट लगा हुआ है तो समझ लीजिए कुंजी ऑन है, करंट फ्लो हो रही है। और यदि बीच में डॉट नहीं है तो कुंजी ऑफ यानी खुली हुई है और परपथ में कोई धारा नहीं बह रही। तो आगे चलते हैं। आगे है बल्ब। बल्ब बहुत सामान्य चीज़ है, आप सभी ने देखा है। ये भी एक डीसी का बल्ब है यहाँ पर, और ये बल्ब का प्रतीक है। ये बल्ब का वास्तविक चित्र और ये बल्ब का प्रतीक। आगे यानी रेजिस्टेंस बॉक्स। देखिए इसमें अलग अलग मानों के कई प्रतिरोध होते हैं, जैसे 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, इसी तरीके से फिर 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम। ये प्रतिरोध के बारे में आप विस्तार से समझेंगे। अभी 2 वीडियो के पश्चात आपको पढ़ाऊंगा मैं ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध यहाँ अलग अलग मानों के होते हैं। इसमें हमें जितने भी ओम का प्रतिरोध इस्तेमाल करना होता है वहाँ से हम वो कुंजी निकाल देते हैं। जैसे 2 ओम इस्तेमाल करना है तो ये 2 ओम की कुंजी है, मान लीजिए, इसको निकाल दीजिए आप। 2 ओम काम करेगा। हम यहाँ जोड़ते हैं एक तार को और तार यहाँ जोड़ते हैं। जब सारी कुंजी लगी होती है तब इनके बीच में कोई प्रतिरोध नहीं होता। सारी करंट यहाँ से यहाँ आ जाती है, बीच में कोई बाधा या कोई रुकावट नहीं होती, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। जैसे ही हम किसी कुंजी को निकाल देते हैं, जिस कुंजी को निकालते हैं प्रत्येक कुंजी पर कितने ओम की वो कुंजी है वो लिखा होता है। जितना हमें ओम का प्रतिरोध लगाना है उसी कुंजी को हम निकाल लेते हैं, और परिपथ में उतने ओम का प्रतिरोध अपने आप जुड़ जाता है। जैसे लिखा हुआ है 200 ओम। यदि मैं इस कुंजी को निकालता हूँ तो परिपथ में 200 ओम का प्रतिरोध अपने आप लग जाएगा। इस बॉक्स के अंदर तार जुड़े होते हैं। जैसे ही हम प्लग निकालते हैं तो करंट ऊपर से जाने के बजाय नीचे से प्रतिरोध से होकर के आती है, इसलिए वो प्रतिरोध काम करने लगता है। तो इसमें इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि कम से कम मानों से ही अधिक से अधिक प्रतिरोध हम बना सकें। जैसे 1 2 2, तो ये 3 कुंजियाँ हुई, 1 2 2, और इनसे हम 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 7 ओम तक आराम से कर सकते हैं चेंज। इसी प्रकार टोटल जितनी भी इसमें कुंजियाँ हैं यदि हम सबको निकाल दें तो सबके योग के बराबर यानी 1000 से अधिक ओम का प्रतिरोध लग जाएगा। तो इस प्रकार इस बॉक्स से हम 1 ओम से लेकर के और जितने टोटल इसमें है उतने ओम का प्रतिरोध यूज कर सकते हैं। अधिकतम कितना है इसमें लिखा होता है लास्ट, किसी किसी में लिखा होता है अनंत भी यहाँ पर। तो यहाँ लास्ट 500 ओम का है। तो हम 1 ओम से लेकर के 500 से अधिक, क्योंकि मान लीजिए 200 है ये, और ये भी 200 है, ये 500 है। यदि मैं 3 ओम निकालता हूँ तो ये 900 हो जाएगा। ये निकाल दूंगा तो 1000, उसके बाद ये बाकी भी हैं। तो सब निकालने के पश्चात ये 1000 से कहीं अधिक ओम बनेगा। तो हमको जितना भी ओम का प्रतिरोध लगाना होता है परिपथ में उसी कुंजी को निकाल देते हैं, 1 या 2 या 3 या ज़्यादा, जितना भी हमको आवश्यकता होती है। तो ये प्रतिरोध बॉक्स है और ये इसका प्रतीक है। हमको वायर जोड़ने होते हैं यहाँ एक इस सिरे पर
और इस सिरे पर। ये इसका वास्तविक चित्र है और ये रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसे हम कहीं कहीं शॉर्ट में RB भी लिख देते हैं, ये इसका प्रतीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है परिवर्तनी प्रतिरोध या रिहोस्टेट। इसको हम विभव विभाजक भी कह देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत लंबा वायर होता है, एक तार होता है प्रतिरोधी, और ये एक बेलनाकार खोखली किसी पाइप पर लिपटा होता है। इसमें यहाँ हम एक वायर जोड़ देते हैं, दूसरा वायर हम जोड़ते हैं या तो यहाँ पर या यहाँ कहीं पर भी। देखिए जब भी करंट यहाँ से जाती है तो पूरे वायर में करंट घूम करके जाती है। ये होता है इसका स्लाइडर, यानी इस पर फिसलता है ये, और इसकी पत्ती होती है जो इस तार को टच करती है। जैसे जैसे हम इसको आगे पीछे करते हैं तो तार की लंबाई बढ़ती घटती जाती है। जैसे मान लीजिए तार पूरा 20 मीटर का है, तो यदि हम इस पत्ती को बीच में कर देंगे तो लगभग 10 मीटर के बाद ये पत्ती टच करेगी। यदि हम पत्ती को यहाँ कर लें लगभग 1/4 हिस्से में, तो 2.5 मीटर के आसपास तार अब गुजर चुका है, यानी 2.5 मीटर के बाद ये पत्ती इस तार को टच कर रही है। तो जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुसार बढ़ता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाती है किसी तार की, वैसे वैसे उसका प्रतिरोध बढ़ता जाता है। मान लीजिए ये पूरा 20 ओम का ही है और 20 मीटर का है, तो सीधी सी बात है हर 1 मीटर जाने के बाद 1 ओम प्रतिरोध इसमें जुड़ता जाएगा। तो जैसे जैसे मैं इस पत्ती को आगे ले जाऊंगा और जैसे जैसे इस तार की लंबाई बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। इस तार से इस पत्ती में जाता है करंट हमारा, और उसके बाद इस रॉड पर, और रॉड पर यहाँ हम जोड़ते हैं एक दूसरा वायर जिससे हमें करंट फ्लो करानी होती है। तो एक सिरा ये होता है, दूसरा ये सिरा हो सकता है, या ये एक ही बात है जिसमें भी आपको सेल जोड़ना होता है, जिससे करंट आपको लेनी होती है। अब देखिए यहाँ पर एक और बात है, यदि मैं यहाँ सेल जोड़ दूँ इन दोनों के बीच, तो ये आगे पीछे करने से जो इसके बीच का टोटल विभव है उसको डिवाइड कर देगा, का शेष विभव होगा। तो इसलिए इसे हम कहीं कहीं विभव विभाजक या पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे हम कहते हैं परिवर्तनी प्रतिरोध। इसका ये प्रतीक होता है। सामान्य प्रतिरोध में हम एक लाइन खींच देते हैं तीर लगा करके, ये होता है इसका प्रतीक। अब देखिए एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर ये प्रतिरोध बॉक्स, ये भी काम करता है प्रतिरोध का, और ये जो है ये भी काम करता है प्रतिरोध का, तो ये अलग अलग क्यों है? देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जब हमें प्रतिरोध का कहीं ना कहीं मान आवश्यक होता है कि हमें उस परिपथ में कितने ओम का प्रतिरोध लगाना है, 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, जहाँ हमें लगाए गए प्रतिरोध का स्पष्ट मान पता होना चाहिए, वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स को। जैसे मुझे मान लीजिए किसी परिपथ में लगाना है 122 ओम का, तो पहले मैं यहाँ से 100 निकालूंगा, फिर 20 और फिर 2, तो 100, 20 और 2, 122 हो जाएगा। जितना भी लगाना है मैं यहाँ से लगा दूंगा, मुझे पता है कि मैंने कितने ओम का रेजिस्टेंस डाला है सर्किट में, कितने का लगाया है या कितने का लगाना चाहिए। यहाँ क्या होता है, यहाँ हमें केवल ज़रूरत होती है प्रतिरोध की, वो चाहे जितना हो, उसका फिक्स मान कितना है वो हमें आवश्यक नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि रेजिस्टेंस चेंज करने के साथ साथ किसी अन्य भौतिक राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है। जहाँ हमें केवल प्रतिरोध चेंज करना होता है, कोई फिक्स मान हमको यहाँ ज़रूरी नहीं है कि कितना लें या कितना मान हो चुका होगा, या अनुपात से भी काम चल सकता है, या ज़रूरी नहीं है कि हम कितना लगा रहे हैं रेजिस्टेंस। तो बस यही अंतर है। जब हमको स्पष्ट मान का प्रतिरोध लगाना होता है तब हम रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें केवल लगाना होता है प्रतिरोध, वो चाहे जितने का हो, जहाँ प्रतिरोध जो लगाया गया है उसका निश्चित मान आवश्यक नहीं होता, वहाँ पर हम लगाते हैं रिहोस्टेट को। और जहाँ हमें किसी विभव को डिवाइड करना होता है वहाँ पर भी हम लगाते हैं रिहोस्टेट को ही, और ये रिहोस्टेट इसीलिए विभव विभाजक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रतिरोध, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी ओम के नियम में, वहाँ आप जान जाएंगे। आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में देखा होगा इस तरह के काफ़ी जुड़े होते हैं आइटम, ये अलग अलग रंग के होते हैं और उन पर लाइनें होती हैं वृत्ताकार अलग अलग रंग की। इन रंगों से ही इस प्रतिरोध का मान तय होता है कि किस नंबर की लाइन किस रंग की है। इसी के हिसाब से कोडिंग हम लोग करते हैं, और इसका मान ओम, किलो ओम, मेगा ओम काफ़ी अधिक हो सकता है। तो ये जो प्रतिरोध होते हैं, इसका सामान्यतः प्रतिरोध का जो प्रतीक है वो ये होता है। वैसे हम जो पढ़ रहे हैं
उसमें हमारा कोई भी उपकरण जो बिजली को कंज्यूम करता है, जिसमें हमारी विद्युत धारा व्यय होती है, विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, वो उपकरण भी एक प्रतिरोध की भांति ही कार्य करता है। चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो कोई हीटर हो, प्रेस हो, टीवी हो या कोई अन्य आइटम हो, जिस किसी भी उपकरण में हमारी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है, वो अपने आप में एक प्रतिरोध होता है। लेकिन केवल प्रतिरोध लगाना होता है तो हम इसी तरीके का कोई लगाते हैं और ये प्रतिरोध का एक प्रतीक होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है गैल्वेनोमीटर। देखिए गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दिखाता है कि धारा किसी भी वायर में, किसी तार में कितनी प्रबल है और किस दिशा में जा रही है, किसी ए सिरे से बी की ओर है या बी सिरे से ए की ओर है। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं एक तार को दूसरे को। यहाँ धारा जिधर भी होती है उसी के अनुसार ही विक्षेप जाता है। यहाँ जो सुई है इसकी, जो इसका पॉइंटर संकेतक है, वो ठीक बीच में रहता है, शून्य इसमें बीच में होता है। धारा जिधर को भी होगी उसी के अनुसार ही दाएं बाएं जाता है। यानी किसी कंडीशन में मान लीजिए धारा हमारी 20 पर दिखा रहा है ये संकेतक की धारा 20 है, यदि उसी टाइम हम सेल को चेंज कर दें, सेल के प्लस को और माइनस को आपस में चेंज कर दें, तो इसका जो विक्षेप है वो रहेगा तो 20 पर ही, लेकिन वो बाएं तरफ आ जाएगा इधर। तो ये दिखाता है कि धारा किस दिशा में कितनी प्रबल है। इसमें अगर हम इनको प्लस माइनस को उल्टा कर दें तो बहुत अंतर नहीं पड़ता, केवल विक्षेप का अंतर आता है। किसी भी दिशा में यदि यहाँ कहीं पर भी धारा मान लीजिए x पर है, x माने 10, 20, 30 जो भी आपका मान है, यदि उसी टाइम हम इन टर्मिनलों को, इन सिरों को उल्टा कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो उतना ही मान दूसरी ओर मिलेगा हमको, यानी संकेतक उतना ही विक्षेप दिखाएगा दूसरी तरफ। तो ये आपका है धारामापी, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। देखिए ये भी गैल्वेनोमीटर ही है। ये थोड़ा छोटा चित्र है, आप साफ देख नहीं पाएंगे। इसमें भी देखिए आप, जो सुई है, जो पॉइंटर है वो बीच में है 0 पर, और ये धारामापी का होता है प्रतीक। एक सर्कल के अंदर हम बनाते हैं जी, कहीं कहीं एक एरो लगा, तीर लगा होता है सर्कल में, जी हो या सर्कल में एरो लगा हो, एक ही बात है, वो प्रतीक होता है धारामापी का। और इसमें लिखा होता है एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस। वैसे इसमें प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, प्लस माइनस ना भी लगाएं हम तो बहुत बड़ा अंतर नहीं, केवल विक्षेप दाएं बाएं को होता है। चलिए आगे है अमीटर। देखिए इस धारामापी को हम अमीटर और वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हैं, उचित प्रतिरोध जोड़ करके, श्रेणी क्रम में या समांतर में। तो ये भी एक प्रकार का धारामापी ही है, इसको हमने कुछ मॉडिफाई कर लिया है। इसमें क्या है, जो धारामापी था उसमें सारी की सारी करंट गुजरती है उससे होकर के, इसमें संपूर्ण करंट तो फ्लो नहीं होती, कुछ निश्चित रेशियो में हम करंट को फ्लो करते हैं, और ये एग्जैक्ट नापता है कि करंट उसमें जो बह रही है वो कितनी है। करंट बहेगी तो यह जो भी आपका मान होगा उस करंट का, ये पॉइंटर वहीं आपको बताएगा कि करंट इसमें 6 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, कितना एम्पियर है। तो जो गैल्वेनोमीटर था उसी के साथ हम एक जोड़ देते हैं प्रतिरोध उचित किसी भी मान का, और उस प्रतिरोध को जोड़ करके हम कन्वर्ट कर लेते हैं एमीटर में। ये एमीटर में भी दो सिरे होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। जो लाल होता है, लाल रंग का, वो सदैव प्लस का होता है, और जो ब्लैक होता है वो माइनस का होता है। चाहे वोल्टमीटर हो, एमीटर हो, गैल्वेनोमीटर हो या कोई अन्य इंस्ट्रूमेंट, लाल रंग का जो कोई भी होता है टर्मिनल वो प्लस का होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का, हम यहाँ जोड़ते हैं वायरों को, ध्यान रखेंगे प्लस से प्लस जोड़ना होता है और माइनस से माइनस। यदि हमने गलत जोड़ दिया तो ये सुई उसकी टूट सकती है, अंदर कुछ खराबी इसमें आ सकती है। यदि हम सही तार जोड़ते हैं और देखते हैं ऑन करके कुंजी को, तो उस सर्किट से होकर के उस टाइम जो भी करंट फ्लो हो रही होगी, ये पॉइंटर आपका उसी मान को दर्शाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे विशेष इसमें चिन्हों का, प्लस और माइनस का। देखिए एक और भी आपने देखा होगा, किसी किसी एमीटर में यहाँ एक तीसरा पॉइंट भी लगा होता है, 3 होते हैं इसमें टर्मिनल। देखिए जैसे इस तरीके से देख रहे हैं आप, इसमें 3 है, लिखा हुआ है यहाँ पर 1, यहाँ पर 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पर 1 पर जोड़ लेंगे एक सिरे को, प्लस वाले को, तब ये जो उसका पूरा स्केल है वो 1 एम्पियर तक नापेगा। यानी जो करंट फ्लो उसमें हो रही होगी वो मान लीजिए 1 एम्पियर से कम है, 1 एम्पियर तक है, तो हमको 1 एम्पियर तक ही नापना है। तब हम उसको यहाँ जोड़ेंगे वायर को, एक को जो प्लस वाला है, माइनस यहाँ रहेगा। उसके बाद हमारा जो एम्पियर है उसका स्केल ये नीचे वाला माना जाएगा,
जो शुरू होता है 0 से 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1 तक नीचे वाला स्केल जो है वो धारा को मापेगा। यदि हमारी धारा 1 से अधिक है और 5 तक है, यानी 1 और 5 के बीच में है, तब हम जोड़ते हैं यहाँ पर प्लस सिरे को, इस पर 5 लिखा हुआ है, तब हमारा जो स्केल है वो ऊपर वाला काम करता है। ऊपर लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, तब करंट हमारी ऊपर नापी जाएगी यहाँ पर। तो इस प्रकार इसमें 2 या 3 भी पॉइंट हो सकते हैं, पॉइंट पर लिखा होता है उसका मान। यदि 1 लिखा हुआ है तो हमारा ये पूरा स्केल जो है, इसकी पूरी जो रेंज है वो 1 हो जाएगी। यदि लिखा हुआ है 10 तो ये रेंज पूरी 10 हो जाएगी। लिखा हुआ है 50 तो रेंज पूरी 50 हो जाएगी। तो यहाँ पर इस चित्र में केवल 2 ही स्केल हैं, एक 1 एम्पियर तक का है और दूसरा 5 एम्पियर तक का, और 2 ही यहाँ पर पॉइंट हैं, ये 1 एम्पियर का पॉइंट है और ये 5 एम्पियर का पॉइंट है। ये ध्यान रखेंगे। इसका प्रतीक जो होता है वो होता है बिल्कुल गैलोमीटर जैसा ही, इसमें केवल ए बना होता है, सर्किल के अंदर ए बना होता है और प्लस माइनस लिखे होते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस का बहुत महत्व है। जब हम जोड़ेंगे तो प्लस को प्लस से जोड़ेंगे और माइनस को माइनस से, ध्यान रखेंगे आप विशेष रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वोल्ट मीटर। देखिए, देखने में वोल्ट मीटर भी बिल्कुल अमीटर जैसा ही होता है, बहुत अंतर नहीं है बनावट में, लेकिन वोल्ट मीटर में बीच में वी लिखा होता है। वी लिखा हुआ है तो वोल्ट मीटर है और ए लिखा हुआ है तो अमीटर है। यहाँ पर भी दूसरे हैं, ये ब्लैक माइनस का है और ये रेड प्लस का है। किसी किसी में ये नीचे हो सकते हैं, यानी कुछ उपकरण अमीटर वोल्टमीटर बिल्कुल सेम होते हैं देखने में, केवल ए और वी का अंतर होता है। इसमें जो ये सिरे हैं ऊपर दे दिए गए हैं, किसी किसी में नीचे भी होते हैं। चलिए, ये इसका प्रतीक है। सर्किट में हम कहीं भी इसको जोड़ेंगे तो इसका चित्र बनाने के बजाय हम केवल दिखाएंगे ये सर्कल के अंदर वी बना करके प्लस माइनस। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ये क्रॉस तार। देखिए, आप देख रहे हैं ये कोई वायर है और आपको दिख रहा है स्पष्ट कि ऊपर पीला वायर है और नीचे रेड वायर है। यदि हम रेड वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वो केवल रेड के अंदर ही फ्लो होगी, उस करंट का येलो वायर से कोई संबंध नहीं है। ये 2 अलग अलग वायर हैं, भले ही हो सकता है टच कर रहे हों, लेकिन करंट जब फ्लो होगी तो करंट अपने अपने वायरों में अलग अलग फ्लो होगी। यहाँ 2 वायर हैं लेकिन करंट का आपस में कोई संबंध नहीं है। यदि हम इसी क्रॉस को दिखाते हैं प्रतीक के रूप में तो दिखाते हैं इस प्रकार से, यानी एक वायर सीधा होता है और दूसरा वायर उसके ऊपर से कुछ हम दिखाते हैं घुमा करके, यानी ये आपस में टच नहीं कर रहा है। ये बोलते हैं क्रॉस तार। करंट अगर जा रही है इसमें तो इसी में जाएगी, या उसमें जा रही है तो उसी में जाएगी। यदि करंट एक टाइम में दोनों में जा रही है तो जो भी करंट अलग अलग होगी वो अलग अलग दोनों में जाएगी, आपस में उस करंट का कोई संबंध नहीं होगा। ये क्रॉस तार का एक प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं हम संधि तार। देखिए, जब हम एक ही तार से कई तारों को जोड़ देते हैं और वही धारा अलग अलग तारों में बढ़ जाती है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, तार से इस वायर से प्लास्टिक को हटा करके हमने जो उसके अंदर वायर है मेटल के, कॉपर के, उनको जोड़ा आपस में। यदि हम इस पीले वायर से करंट भेजते हैं तो बाकी शेष जो 3 लाल वायर हैं इन सभी में करंट चली जाएगी। यहाँ पर एक जॉइंट लगा हुआ है जिसे हम बोलते हैं संधि तार। संधि तार को दिखाते हैं हम सामान्यतः सामान्य रूप में ही, यानी किसी भी एक तार के ऊपर हम दूसरा तार ले जाते हैं सीधे तो वो संधि तार होता है। क्रॉस वायर तो है लेकिन वो आपस में कनेक्ट हैं, करंट जो जा रही है वो एक करंट बाकी शेष तीनों में जा रही होगी, तो ये संधि तार का प्रतीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे देखिए, अभी आपको अंतिम चैप्टर के अंत में मिलेगा पढ़ने के लिए ट्रांसफार्मर। हालांकि यहाँ बहुत विस्तार से नहीं है, इसके बारे में पढ़ेंगे आप उच्च कक्षाओं में विस्तार से, लेकिन एक ट्रांसफार्मर होता है जो एसी करंट में काम आता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए। तो ये जो ट्रांसफार्मर वास्तविक रूप से है और ये ट्रांसफार्मर का प्रतीक होता है। इस प्रतीक में आप जब भी बनाएंगे इस प्रतीक को तो लाइन खींचेंगे बीच में 2 या 3 और दोनों तरफ कॉइल होती हैं। ध्यान रखेंगे, एक तरफ जो कॉइल है उसके फेरे कम होंगे, दूसरी तरफ ज़्यादा, या दूसरी तरफ ज़्यादा होंगे तो एक तरफ कम। ये जो फेरे हैं आपस में कॉइल्स के, जो राउंड है, जो टर्न है, बराबर नहीं होते। तो ये ट्रांसफार्मर का वास्तविक चित्र है और ये है ट्रांसफार्मर का प्रतीक। इससे आगे एक और चीज़ है, आपको कहीं कहीं इस तरह का एक मिलेगा सिंबल। देखिए, ये
एक स्रोत का प्रतीक है जो केवल एसी धारा हमको देता है। यह एसी किसी जनरेटर का है, जो हम सामान्यतः घरों में जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके का कोई भी स्रोत जो एसी करंट हमको दे रहा है, जो एसी धारा का स्रोत होता है, उस स्रोत का ये प्रतीक होता है। तो कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, ये एसी करंट का स्रोत है, सोर्स ऑफ एसी करंट। छात्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे भविष्य में इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होने पर आपको लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।